नमस्कार। मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में पिछले हफ्ते हमने बजट की चर्चा की थी और इस हफ्ते भी उसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और क्योंकि लगातार खास तौर से मंडी.com में जिस तरह से हम किसानों के मुद्दों पर चर्चा करते रहे हैं और जिस तरह ये बजट 1 फरवरी को जो वित्त मंत्री ने पेश किया, उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिस पर कि हमें लगा कि और ज्यादा चर्चा की जरूरत है, क्योंकि कई लोगों का ये मानना है कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से बजट पर फोकस देखा गया था मोदी सरकार का, इस बार उतना फोकस नहीं था। लेकिन एक दूसरी राय भी है, एक दूसरा विचार भी है जो ये मानता है कि जो बातें कही गई हैं वो बिल्कुल सरकार की जो कंटिन्यूटी में जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिस तरह से सरकार का फोकस किसानों पर है, गांवों पर है, उसमें अगर देखा जाए तो बिटवीन द लाइंस में कई ऐसी बातें हैं जो पता चलता है कि सरकार अपने कार्यक्रमों पर और अपनी योजनाओं पर एक निरंतरता एक बरकरार सरकार ने रखा है। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं इस कार्यक्रम में, उनसे आपका मैं परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ आज के पहले मेहमान हैं शिशिर सिन्हा, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से बजट, पता नहीं मुझे लगता है शायद 2 दशकों से शिशिर बहुत नजदीक से बजट को कवर करते रहे हैं और इस समय हिंदू बिजनेस लाइन में सीनियर डिप्टी एडिटर हैं। हमारे दूसरे मेहमान कपिल देव हैं, जो देश की सबसे बड़ी एग्री कमोडिटी एक्सचेंज, जो सबसे बड़ा एग्री कमोडिटी एक्सचेंज एनसीडीईएक्स है, उसमें एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट हैं और हेड ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्ट भी हैं। कपिल और शिशिर, आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। 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 शिशिर, बातचीत की शुरुआत मैं आपसे करता हूं और सबसे पहले मैं उसी बात को आपसे सवाल बनाकर पूछूंगा जो मैंने अभी अभी कहा कि कई लोगों का ये मानना है कि इस बजट में कृषि को दरकिनार कर दिया गया है और कृषि पर जिस तरह से खास तौर से ये उम्मीद की जा रही थी कि जिस माहौल में कृषि ये बजट आया था, तो कृषि के बारे में कुछ बहुत बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं, कुछ बहुत बम्पर कुछ सौगातें मिल सकती हैं किसानों के लिए, लेकिन फिर ऐसे लोगों को बहुत मायूसी भी हुई। आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे बजट को? देखिए, मायूसी की एक वजह यह है कि अगर आप देखेंगे तो वो आंकड़े इस बात की बहुत ज्यादा गवाही नहीं देते हैं कि कृषि पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। मैं जैसे एलोकेशन की बात करूं तो लगभग 1,48,000 करोड़ का एलोकेशन है, जो कि जीडीपी का 0.7% बनता है। ये एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू यह है कि पिछले साल के अगर आप बजट एक्सपेंडिचर से तुलना करें तो ये लगभग 30% ज्यादा बनता है और अगर मैं रिवाइज एस्टिमेट से कंपेयर करूं तो लगभग 2% है और 2019-20 से अगर तुलना करूं तो लगभग 77% ज्यादा बनता है। तो देखिए, एक ही आंकड़े को आप दो तरीके से देखते हैं। एक आंकड़ा आपने, जैसे मैंने कहा कि 1,48,000 करोड़ 0.7% जीडीपी, आपका तुरंत सवाल आएगा कि इसमें क्या है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप तुलना करेंगे बीते सालों से, तब आपको पता चलेगा कि ये रकम कितनी ज्यादा बढ़ी है। एक पहलू इसका ये है। दूसरा मुद्दा यह है कि क्या जो एग्रीकल्चर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, देखिए इस समय में सबसे बड़ी हमारी जरूरत यह है कि जो कुछ भी उत्पादन हो रहा है वो लोगों तक पहुंचे और उसमें बर्बादी जो है, जो नष्ट होता है, उसको हम कैसे करें, कम करें। तो जैसे जो स्कीम है, पेरिसेबल स्कीम्स वाली जो थी, उसमें बढ़ाए गए, उसमें ज्यादा से ज्यादा जो पेरिसेबल आइटम्स है वो शामिल किए गए। केवल टॉप पे पहले लिमिटेड था, चाहे वो टोमेटो, ओनियन और पोटैटो की हम लोग बात करते हैं। तो ये एक दूसरा पहलू है। तीसरा जो इसी से जुड़ा हुआ है वो है कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए क्या कुछ किया गया है। रकम एक चीज होती है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, उसके लिए पैसे का इंतजाम कैसे करते हैं। तो यहाँ पर पैसे के इंतजाम के लिए जो मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस का, और उसके जरिए आपको एक रकम जो है वो मुहैया कराने की कोशिश है जिससे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो। तो मुझे लगता है कि ये छोटे छोटे उदाहरण हैं। अब आप अगर आप एक पहलू देखते हैं, 10 आंकड़े का एक पक्ष अगर रखते हैं तो शायद आपको मायूसी लगेगी, लेकिन अगर उसको और विस्तार से देखेंगे तो आपको लगेगा। कार्यक्रम के दौरान हम विस्तार से बात करेंगे इस पर शिशिर, लेकिन अभी फिलहाल एक बार मैं कपिल से भी उनकी राय समझूंगा। कपिल, कमोडिटी मार्केट के लिहाज से इस बजट को आप किस तरह से देख रहे हैं? और जिस तरह से पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि लगातार सरकार का जोर कई सारे कार्यक्रमों के जरिए ये रहा है कि किसानों की भागीदारी सीधे तौर पे कमोडिटी मार्केट में बढ़े, उस लिहाज से आप किस तरह की का एक दृष्टि इस बजट में देखते हैं और ओवरऑल आपका एक समझ, आपका विचार क्या है बजट के बारे में? ग्राउंड लेवल पर फार्मर को इश्यू आते हैं जो फार्म से शुरू होकर मंडी तक जाते हैं, उसको किस तरीके से हम रिजोल्व कर सकते हैं, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो वेयर हाउसिंग से रिलेटेड हो, या फिर वो
एग्री फंडिंग, जो फंडिंग फार्मर को जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट होती है उसको दूर कैसे किया जा सकता है, उसके ऊपर फोकस रहा है। और आई थिंक इस बजट में भी गवर्नमेंट ने उन्हीं चीज पे फोकस किया है। तो अगर आप देखेंगे मंडी जो है उसको गवर्नमेंट ने अभी एग्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है उसके साथ कनेक्ट किया है जी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस ये है कि जो प्राइमरी पॉइंट है जहां पर सबसे पहले मार्केटिंग होती है, किस तरीके से उसको एक ओवरऑल इको स्पेस में, इकोसिस्टम में डेवलप किया जाए। ये सिर्फ एक बेचने और खरीदने का जगह ना रहकर ये एक ऐसा सर्विस सेंटर बन जाए जहां पे फार्मर्स ला सके, स्टोर कर सके, उसको ENWR में कन्वर्ट कर सके, ई नाम पे बेच सके, उसकी फंडिंग भी ले सके उसी माल पे और वापस वहीं पर बेच सके। इन सब चीजों को गवर्नमेंट ने एड्रेस करने के लिए जो इनिशिएटिव लिया, आई थिंक गवर्नमेंट उसी पे फोकस कर रही है। और आई थिंक जैसा कि शिशिर जी ने भी बोला, इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है और कितना बजट हम यूटिलाइज कर पाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बजट का। एक तरह से सरकार ने ये एक पुख्ता इंतजाम किए हैं कि जो घोषणाएं हैं वो वास्तव में जमीन पर भी उतरे। आप दोनों ने अपनी बातों में बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का जिक्र किया है और आपने बताया है कि किस तरह से आगे चल के उन छोटी छोटी चीजों पर सरकार ने, जो एक तरह से कहा जाए कि बहुत कम जो मोटी मोटी घोषणाएं हैं, उनमें जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो देखने की है। इन पर अभी कार्यक्रम के दौरान हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज एक बार फिर जो 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, उसमें कृषि को लेकर जो घोषणाएं की गई हैं उनका आने वाले महीनों में और कहा जाए तो इस पूरे साल के दौरान किस तरह का असर हो सकता है, कैसे वो योजनाएं आगे चल के रोल आउट हो सकती हैं। इस बारे में हमारे साथ हमारे 2 मेहमान, शिशिर सिन्हा जो जाने माने बिजनेस जर्नलिस्ट हैं और हिंदू बिजनेस लाइन में सीनियर डिप्टी एडिटर हैं, वो बने हुए हैं, और कपिल देव जो एग्री कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX में एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ प्रोडक्ट एंड बिजनेस हैं, वो भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। शिशिर, अब हम बात करते हैं उन बातों की जो छोटी छोटी बातें हैं, और क्योंकि आप दोनों ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की बात कही है और इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तरफ देखा जाए करीब 1 लाख करोड़ रुपए हैं जो फंड है वो, लेकिन क्या आपको लगता है इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा? क्योंकि एक चीज तो सरकार ने एक क्लैरिटी तो दी कि APMC मंडियों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए इनका इस्तेमाल होगा, और क्या क्या प्राथमिकताएं आपको लगता है कि सरकार की होने वाली हैं इस साल में कृषि के किन किन क्षेत्रों में? देखिए, जहां तक एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस की बात है, उसको लेकर के एक बहस छिड़ गई है। बहस इस बात की छिड़ गई है कि राज्यों को लगता है कि इससे उनकी आमदनी में कमी आएगी, क्योंकि वो सेस उनके आमदनी से नहीं जुड़ता है। लेकिन सवाल उठता है कि ये पैसा खर्च कहाँ होता है? ये पैसा राज्यों में होता है। और जब आप बात कर रहे हैं कि APMCs भी जो हैं वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का फायदा ले सकती हैं, तो इसका मतलब है कि आपको इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पर जो मंडी की मौजूदा व्यवस्था है, उसको और कैसे बेहतर बनाया जाना है, उसके लिए कैसे पैसे का इंतजाम करना है और पैसा कहां तक पहुंच सके और किस तरीके से इस्तेमाल हो, वो सुनिश्चित किया गया। एक पहलू इसका ये है। दूसरा ये है कि अगर आप जो E-NAM और एग्रीकल्चर जो हमारी मंडीज है उनकी कनेक्टिविटी की अगर आप बात कहेंगे, तो लगभग
जहां तक मेरी जानकारी है या जो मैंने बजट जितना मुझे याद आ रहा है कि लगभग 1000 जो मंडीज हैं उनको हम ई-नैम से जोड़ेंगे। अभी तक दिक्कत क्या हो रही है कि जो 5 राज्य हैं वहां पर 60% के करीब में मंडियां हैं, बाकी जगहों पर मंडी उस तरीके से विकसित नहीं हो पाई है। तो एक तरफ आप इनको ई-नैम से जोड़ेंगे और दूसरी तरफ मंडियों को आप विकसित करेंगे, तो इससे जो बाजार में या मार्केटिंग जो सिस्टम है वो एक मजबूत होगा और जो फार्मर्स की इनकम को हम लोग डबल करने का जो लक्ष्य रख रहे हैं उसको हासिल करने में हमें मदद मिलेगी। तो मुझे लगता है कि दूसरा पक्ष है जो कि एग्रीकल्चर के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये भी है कि उसका खर्च कहाँ होगा। तो ये बहस अब रुक जानी चाहिए कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से इससे राज्यों को नुकसान होगा, बल्कि उल्टा ये है कि इससे उनको फायदा होगा क्योंकि वहां पर उसका खर्च होना है। तीसरा अगर आप देखेंगे तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का जो साइज है, जो अभी 30,000 करोड़ का है, उसको 40,000 करोड़ करना है। तो ये भी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो है खासतौर पे जो फार्मिंग और एलाइड एक्टिविटीज है उसमें ये मदद करेगा। तो ये मुझे लगता है कि कुछ मुद्दे हैं, और मैं एक बार फिर कहूंगा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि हम तय समय के भीतर इसको हम अमल में लाते हैं तो इसका फायदा ज्यादा व्यापक होगा। जी कपिल, आपने अपनी बात जो कही थी उसमें आपने सप्लाई चेन को ठीक करने की बात आपने कहा कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होगा उससे सप्लाई चेन तो बेहतर होगा ही, जो वेयर हाउसिंग इन्वायरमेंट है वो बेहतर होगा। और ई-नैम की घोषणा से अगर उसको मिलाकर देखें, जब लॉकडाउन हुआ था उसके तुरंत बाद सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके बाद की वेयर हाउस से जो ट्रेड होता है उस पे भी उन्होंने ई-एन-डब्ल्यू-आर और ई-नैम से उन्होंने कर दिया था कि वहां से वो काम हो सकता है और ई-एन-डब्ल्यू-आर जारी हो सकता है। इसका कुल मिला के जो हम बार बार बात कर रहे हैं, किसानों की आमदनी दोगुना होना और साथ में सप्लाई चेन बढ़िया होना, ठीक होना, उस पर किस तरह से असर देख रहे हैं? देखिए, अगर आज आप फार्मर की बात करेंगे तो सोइंग डिसीजन से लेके और मार्केटिंग तक जब वो फाइनली अपना प्रोड्यूस को बेचता है तो काफी चीजों में बहुत इंप्रूवमेंट हो चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो इनपुट पॉलिसी गवर्नमेंट की काफी अभी क्लियर हो गई है। फर्टिलाइजर सब्सिडी वो डीबीटी में आने लगा है या ऐसा चल रहा है। इलेक्ट्रिसिटी का काफी कुछ क्लियर है, सीड का क्लियर है, फार्मर को अपना प्रोड्यूस का भी क्लियर है कौन सी क्रॉप लगानी है और कैसे करना है। बट जो मिसिंग पीस है वो ये है कि फाइनली हार्वेस्ट करने के बाद क्या, और स्पेशली तब जब हम बहुत सारी कमोडिटीज में एक शॉर्ट सप्लाई सिनेरियो से एक सरप्लस कंट्री की तरफ चलते चले जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे कुछ ही ऐसी कमोडिटीज है जो हम अभी कम पैदा कर रहे हैं जितनी हमारी खपत है उसके हिसाब से, बाकी सारी कमोडिटीज हम ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। और जब हम ज्यादा प्रोड्यूस करने लगते हैं तो हम एक मार्केट में इंक्रीज लिंकेजेस ढूंढने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से मैं ज्यादा, क्योंकि कम सप्लाई में माल बेचना या उसको मैनेज करना बहुत आसान है, बट अगर जब सप्लाई ज्यादा है तो उसका एक इम्पैक्ट पूरे प्राइसिंग पे और प्रॉफिटेबिलिटी पे पड़ता है। और ये सब चीजें सिर्फ एक लिंकेजेस के थ्रू ही डेवलप की जा सकती है। आई थिंक गवर्नमेंट वही सब करने की कोशिश कर रही है कि सबसे पहले तो जो, अगर आप देखेंगे इससे पहले भी जो गवर्नमेंट ने स्टिमुलस दिए हैं, एग्री के लिए दिए हैं, जो भी दिए हैं, उन्होंने बोला था कि हम फार्म लेवल पे वेयर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश करेंगे। और उसका सोल पर्पज ये है कि फार्मर जो डिस्ट्रेस सेल करता है और या फिर वो डिसीजन लेता है कि हम अपने माल को आज नहीं बेचेंगे या कल बेचेंगे या थोड़े दिन के बाद बेचेंगे, उसको किस तरीके से गवर्नमेंट फॉर्मलाइज कर सकती है। मतलब आज अगर आप देखेंगे फार्मर को अगर माल रखकर नहीं बेचने का डिसीजन लेना है या होल्ड करना है तो वो उसको सिर्फ अपने नॉर्मल वेयर हाउसिंग की जगह अगर वो किसी फॉर्मल वेयर हाउस में जाके रखे, उसको एक सिस्टम के थ्रू वो ई-एन-डब्ल्यू-आर में कन्वर्ट करे जो कि एक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, और फिर उसके थ्रू फंडिंग का एक्सेस ले और जब बेचना है उसको एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बेच दे। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द फार्मर इन ए बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन ए बेटर लिंक्ड मार्केट, यानी कि एक ऐसा मार्केट जो कि हर तरीके से कनेक्टेड है। एक वेयर हाउसेस है जो कि ई-एन-डब्ल्यू-आर जनरेट करता है, उसी वेयर हाउसेस से बैंक कनेक्टेड है जो कि फार्मर को फाइनेंसिंग देते हैं, और वही ई-एन-डब्ल्यू-आर ऑनलाइन मार्केट प्लेटफॉर्म जैसे ई-नाम है से कनेक्टेड है। तो फार्मर के लिए एक वन पॉइंट सॉल्यूशन है, वहां पर ले जाकर माल को रखना है, फंडिंग लेनी है और उसको बेचना है, और प्राइसेस ट्रांसपेरेंट है क्योंकि वो एक नेशनल लेवल प्लेटफॉर्म पे डिस्कवर हो रहा है, चाहे वो ई-नैम हो या कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म हो। तो ये जो कनेक्टिविटी देने की कोशिश कर रही है, तो जो गैप है फार्मर्स और कंज्यूमर के बीच या प्रोसेसर के बीच, उसको गवर्नमेंट कम करने की कोशिश कर रही है।
जी, फिलहाल हमारी ये चर्चा जारी है, लेकिन लेंगे एक छोटा-सा ब्रेक। ब्रेक से लौटने के बाद कुछ और जो घोषणाएँ हैं और उनका क्या असर है दूसरी कृषि के दूसरे क्षेत्रों पर, उनके बारे में समझेंगे हमारे दोनों मेहमानों से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी तक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मंडी.com में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बजट में जो कृषि से संबंधित घोषणाएं हुई हैं उनके बारे में, और आने वाले महीनों और सालों में क्या उनका असर हो सकता है इसके बारे में। और ब्रेक पे जाने से पहले हमारे दोनों मेहमान यानी शिशिर सिन्हा और कपिल देव से जो हमारी बात हो रही थी, उसमें जो बातें निकल के आई वो ये थी कि जो खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो लगाया गया है, उस फंड का किस तरह से इस्तेमाल होगा, किस तरह से सप्लाई चेन वगैरह बेहतर होंगी। इन सब के साथ शिशिर, एक बात जो दोनों आपने जिक्र किया वो 2022, क्योंकि अब एक तरह से उस वित्तीय वर्ष का शुरुआत उसकी हो चुकी है, और 2022 सुनते ही जो एक तो बात आती है किसानों की आमदनी दोगुनी करने वाली, लेकिन एक और बात है जिसकी चर्चा कम होती है, और वो है कि जो कृषि निर्यात नीति 2018 में आई थी, उसमें जो पहला माइलस्टोन निर्यात का एक बनाया गया था, जो $30 बिलियन उस समय निर्यात था, उसको 2022 तक 60 बिलियन, $60 अरब डॉलर तक पहुंचाने की बात कही गई थी। आपको क्या लगता है कि जो नीतियां हैं, जो खास तौर से जिस तरह से बुनियादी ढांचा पर जो जोर दिया गया है, जिस तरह से हमने देखा कि माइक्रो इरिगेशन के लिए जो बजट दोगुना किया गया है, और जो इस तरह की छोटी-छोटी चीजें, और पहले भी बजट से पहले भी जो कुछ घोषणाएं हुई हैं, उनका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है, और क्या 2022 तक ये लक्ष्य हम प्राप्त करता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर आप निर्यात के आंकड़े देखेंगे तो कृषि उत्पादों के निर्यात के में काफी अच्छी बढ़ोतरी हमें देखने को मिली है। और दिलचस्प पहलू ये भी है कि जिस तरह से जीडीपी के नंबर में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी अच्छा रहा, उसी तरह से ओवरऑल एक्सपोर्ट में भी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है वो संख्या काफी अच्छी है। अब दूसरा मुद्दा ये आता है कि हम इसको और कैसे बढ़ाएं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारे 86% किसान जो है वो छोटे और सीमांत है, यानी कि 2 हेक्टेयर जिनके पास जमीन या उससे कम है। दिक्कत ये होती है कि इनके लिए हम मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप कर लें, और यहां पर मुझे लगता है कि एफपीओ का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उसके कंसेप्ट को हम कितना ज्यादा डेवलप करें, जिससे कि ये छोटे छोटे किसान के प्रोड्यूस को या छोटे छोटे क्वांटिटी के जो हम है उसको कलेक्ट करके एक पॉइंट पे पहुंचाए जहां से उसको एक्सपोर्ट करने में या डोमेस्टिक मार्केट में भेजने में सहूलियत हो। तो मुझे लगता है कि एफपीओ के कंसेप्ट में काफी अच्छी बढ़ोतरी हमने देखी है, अभी उसमें और सुधार की जरूरत है। तीसरा जो आपका सवाल था कि जो FY22 जो कि 1 अप्रैल से शुरू होगा, क्या फार्मर्स इनकम डबल हो जाएगा? मुझे लगता है कि उस दिशा में कुछ कदम उठाए गए हैं, लेकिन अगर कोविड जैसी स्थिति नहीं होती तो शायद हम इस बात की उम्मीद कर सकते थे। बढ़ोतरी हुई है, एमएसपी बढ़ा है, जो प्रोक्योरमेंट है वो भी बढ़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी उसके लिए शायद 1 साल का इंतजार और करना पड़ सकता है। जी,
कपिल, एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही अभी शिशिर ने, और उन्होंने ये कहा कि एफपीओ का स्ट्रक्चर जो है उसको मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, जो तमाम कृषि से संबंधित लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किए हैं उनको हासिल करने के लिए। एनसीडीएक्स एक्सचेंज के तौर पे हमने देखा है पिछले कुछ वर्षों में एफपीओज के साथ बहुत सक्रियता से और बहुत गहराई से इंगेज हुआ है एनसीडीएक्स एक्सचेंज। इसमें आपका अनुभव क्या रहा है, और आपको क्या लगता है किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिहाज से, और साथ ही जो आप क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे थे, उस सब लिहाज से एफपीओ की भूमिका कैसी है और कैसे ये सब कुछ चल रहा है? एज एन एक्सचेंज हम भी बहुत सारे एफपीओज के साथ जुड़े हुए हैं, उनको इस मार्केट के साथ, नेशनल मार्केट के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारी कोशिशें जारी हैं। और अभी तक जो हमारा एक्सपीरियंस ये है कि यस, एफपीओज होने के बाद फार्मर की नेगोशिएशन और इकोनॉमीज ऑफ स्केल दोनों इंप्रूव हुई हैं। एफपीओज अभी डेरिवेटिव्स मार्केट में आकर ट्रेड कर रही हैं, वो 20 टन, 50 टन, 100 टन जैसी क्वांटिटी की डिलीवरी दे रही हैं। और कई बार एफपीओ अपने किसान से नहीं, बाकी जगह पे भी अगर अपॉर्चुनिटी है तो वहां जाकर वो ट्रेड कर रहे हैं और एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं और उस प्रॉफिट को वो अपने मेंबर में शेयर कर रहे हैं। तो एफपीओ ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा इम्पेटस है अगर आप देखे जाएंगे एग्रीगेट करने का कृषि को। दूसरा बात, जो क्रॉप प्लानिंग की आपने बात की है, तो अभी नए टूल, जैसे मैं अभी बताऊं, पुट ऑप्शन का हमने अभी एक इनिशिएटिव लिया था जिसमें हम फार्मर को बोल रहे थे कि सोइंग के टाइम पे ही आप अपनी क्रॉप का प्राइस लॉक कर सकते हैं प्रीमियम देने के बाद। वो एक ऐसा टूल है जो गोइंग फॉरवर्ड आई थिंक एफपीओ के लिए एज ए प्राइस इंश्योरेंस काम करने वाला है, जो कि सिर्फ प्राइस को लॉक नहीं करता है, आपको एक मिनिमम इनकम पहले दिन से पता होती है कि ये क्रॉप अगर हमने सेलेक्ट की है तो हमें इतनी इनकम मिलने वाली है। उसके हिसाब से आप अपनी क्रॉप प्लानिंग कर सकते हो, क्रॉप में कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो फार्मर डिसाइड कर सकता है। इट्स लाइक ए बिजनेस की मेरे को इतना रिटर्न मिलने वाला है तो मैं कितना। दूसरा, फार्मर एक डिसीजन भी ले सकता है कि कौन सी क्रॉप मेरे को बेस्ट रिटर्न दे रही है। अगर मेरे को आज 3 क्रॉप के ऑप्शंस अवेलेबल हैं आज, और मैं तीनों के प्राइस देखता हूं और कितना प्रीमियम मेरे को उनके प्राइस लॉक करने के लिए देना है, उसको बेसिस पे मैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेट करके डिसीजन ले सकता हूं। तो ये एक दूसरा ऑप्शन है जो एफपीओ यूज कर सकती हैं अपनी क्रॉप प्लानिंग में। और थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कि मैंने पहले भी बोला प्रोसेसर की साइड से, कि अगर एज ए इंडस्ट्री हम चाहते हैं कि हमें ये वाली क्रॉप ज्यादा चाहिए, इस क्रॉप की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, इस क्रॉप की डिमांड ज्यादा है, ऑप्शंस के थ्रू हम न्यू सीजन प्राइसेस में फार्मर को वो प्राइस ऑफर कर सकते हैं कि ठीक है, हम ये प्राइस आपको देने के लिए तैयार है। और अगर फार्मर उस प्राइस को रीजनेबल मानता है और अच्छा मानता है तो वो एक उस प्राइस को लॉक करके डिसीजन ले सकता है। तो कुल मिला के फार्मर के पास अभी ऐसा ऑप्शन है एफपीओ के थ्रू कि वो सब चीज में जहां जहां पे हमें प्रॉब्लम दिखते थे उसको हैंडल कर सकता है। अभी फाइनेंसिंग की बात है, इंडिविजुअल फार्मर के लिए शायद बहुत मुश्किल है, स्मॉल फार्मर के लिए, कि वो अपनी गुड्स को ENWR में जनरेट करे, फिर बैंक के पास जाए, फिर उससे फंडिंग ले। बट शायद एफपीओ होने के बाद वो इकोनॉमीज ऑफ स्केल बहुत बढ़ गई है। अभी एफपीओ हमारे अगर देखा जाए तो 50 टन 100 टन का मटेरियल इकट्ठा करके ENWR में रख रही है और उसको बैंक से फंडिंग ले रहे हैं, जो कि काफी अच्छा है। वर्किंग कैपिटल के लिए एफपीओ बैंक के पास कंफर्टेबली जा पा रहे हैं क्योंकि उनके पास प्लान है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास एक विजन है। तो आई थिंक एफपीओ इज द नेक्स्ट बिग थिंग, जो कि बहुत सारी प्रॉब्लम, जो छोटी छोटी प्रॉब्लम है जिस पर शायद हम बहुत बार ध्यान नहीं देते, उनको सोल्व करने में और एज ए कम्युनिटी, जो फार्मर कम्युनिटी, उसको एक साथ लाके आगे ले जाने का काम करेंगे। जी जी जी, शिशिर सिन्हा, कपिल देव, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की चर्चा बजट में जो कृषि के से संबंधित बातें हैं उन पर, और उनके अलावा उनके बहाने कुछ और कृषि से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर आज हमारे दोनों आज के मेहमानों ने कुछ एक इनसाइट्स दी हैं, जो हमारे दर्शकों के लिए हमें उम्मीद है कि निश्चित तौर पे फायदे की बात होगी। फिलहाल मंडी.com से अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।